वोकैब भैया में आपका स्वागत है। वो जगह जहां मुश्किल अंग्रेजी शब्द बन जाते हैं एकदम आसान। सही कहा ना। वो कैब हुई अब और आसान। बिल्कुल, हमारा तो यही मकसद है कि अंग्रेजी शब्द सीखे पर बोरियत से नहीं, एकदम बातचीत करते हुए। हाँ, तो आज क्या है हमारे पिटारे में? वही अपना मजेदार तरीका। 10 नए अंग्रेजी शब्द लेंगे, उनका मतलब समझेंगे, हिंदी में भी अंग्रेजी में भी। हाँ, और उनके जैसे मिलते जुलते शब्द मतलब सिनोनिम्स भी देखेंगे। और फिर वाक्यों में इस्तेमाल करके पक्का करेंगे कि समझ आया या नहीं। और सबसे बढ़िया हिस्सा, आखिर में कहानी, हाँ, जिसमें ये सारे आज सीखे हुए 10 शब्द होंगे, ताकि वो दिमाग में एकदम फिट बैठ जाएं। बढ़िया। तो फिर शुरू करें। माहौल एकदम तैयार है कुछ नया सीखने और मजे करने का। चलो। ठीक है, तो अब हम पहले शब्द पर हैं। पहला शब्द है ARBITRARY, आर्बिट्रेरी। आर्बिट्रेरी सुनने में थोड़ा भारी सा लग रहा है। क्या मतलब हुआ इसका? अंग्रेजी में इसका मतलब होता है बेस्ड ऑन रैंडम चॉइस और पर्सनल विम रादर देन रीजन। मतलब कोई भी फैसला जो तर्क या किसी वजह पर आधारित ना हो, अच्छा। बस ऐसे ही अपनी मर्जी से बिना किसी खास कारण के ले लिया गया हो। ओ, तो हिंदी में हम कह सकते हैं मनमाना या इच्छानुसार। हाँ बिल्कुल, मन माना सबसे सही है। जैसे कोई कहे बस मेरा मन किया तो कर दिया। समझ गई। इसके कुछ सिनोनिम्स भी हैं, जैसे रैंडम, कैप्रिशियस। कैप्रिशियस मतलब सन की। हाँ, कुछ वैसे ही। अनरीजनेबल भी है और विम्सिकल। ये सारे शब्द उसी बिना तर्क के वाले भाव को दिखाते हैं। ठीक है, उदाहरण से समझते हैं। पहला वाक्य है द टीचर्स ग्रेडिंग सीम्ड कंप्लीटली आर्बिट्रेरी। इसका मतलब हुआ कि टीचर ने जो ग्रेड दिए वो बिल्कुल मनमाने लगे, जैसे कोई नियम ही फॉलो नहीं किया हो। हाँ बिल्कुल। और दूसरा वाक्य, दे मेड एन आर्बिट्रेरी डिसीजन टू कैंसिल द फेस्टिवल। मतलब उन्होंने त्योहार रद्द करने का मनमाना फैसला लिया, शायद बिना किसी से पूछे या बिना कोई ठोस वजह बताए। सही। तो ये शब्द तब काम आता है जब हमें लगता है कि कोई फैसला या नियम ठीक नहीं है, क्योंकि उसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है। मनमाना फैसला, आर्बिट्रेरी। ठीक है, याद रहेगा। अब हम दूसरे शब्द पर हैं। दूसरा शब्द है बिफडल्ड, BEFUDDLED, बिफडल्ड। बिफडल्ड, हाँ, ये तो नाम से ही मजेदार लग रहा है। हाँ, हैवी मजेदार। अंग्रेजी में इसका मतलब है कंफ्यूज्ड और परप्लेक्स्ड। अच्छा। मतलब जब कोई बुरी तरह उलझन में पड़ जाए, चकरा जाए, उसे समझ ही ना आए कि भाई चल क्या रहा है। ओ, तो हिंदी में हुआ भ्रमित होना या हतप्रभ, जैसे भौचक्का रह जाना। बिल्कुल। भ्रमित, हतप्रभ, भौचक्का, ये सब चलेंगे। इसके सिनोनिम्स भी कुछ ऐसे ही हैं, कंफ्यूज्ड, परप्लेक्स्ड। परप्लेक्स्ड भी। हाँ, परप्लेक्स्ड, बिविल्डर्ड, स्टूपिफाइड, ये सब उसी गहरी उलझन वाली हालत को बताते हैं। ओके, उदाहरण देखते हैं। पहला, ही वॉज बिफडल्ड बाय द कॉम्प्लिकेटेड इंस्ट्रक्शंस। मतलब वो बेचारा जटिल निर्देशों को देखकर पूरी तरह भ्रमित हो गया था, समझ नहीं पा रहा था कि करना क्या है। हाँ। और दूसरा, द सडन न्यूज लेफ्ट एवरीवन बिफडल्ड। अचानक आई खबर ने सबको हतप्रभ कर दिया। सब एकदम चौंक गए, समझ नहीं पाए कि क्या कहें क्या करें। ये शब्द उस मानसिक धुंध को दिखाता है जब दिमाग सन रह जाता है। हाँ, ये तो बड़ा काम का शब्द है। ऐसी हालत तो हो ही जाती है कभी कभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम तीसरे शब्द पर हैं। तीसरा शब्द है परायाज, PARIAHS, परायाज। ध्यान देना कि यह अक्सर प्लूरल यानी बहुवचन में इस्तेमाल होता है। परायाज, ये थोड़ा गंभीर शब्द लग रहा है मुझे। हाँ, है थोड़ा वजनदार शब्द। अंग्रेजी में इसका मतलब है पीपल हु आर रिजेक्टेड और डिस्पाइज्ड बाय सोसाइटी। ओह, मतलब ऐसे लोग जिन्हें समाज ने अपना मानने से इनकार कर दिया हो, जिनसे लोग नफरत करते हों, या जिन्हें एकदम अलग थलग कर दिया गया हो। बाप रे। तो हिंदी में हुआ बहिष्कृत व्यक्ति या समाज से निकाला हुआ। बहिष्कृत, अनटचेबल्स। वैसे तो ये शब्द भारत में बहुत संवेदनशील है, पर यहाँ इसका मतलब है अलग रखा गया। एग्जाइल्स, निर्वासित, और आउटलॉज, कानून तोड़ने वाले, जिन्हें समाज स्वीकार ना करे। ये तो सच में बहुत गंभीर शब्द है। उदाहरण देखते हैं। पहला, द कम्युनिटी ट्रीटेड देम एज सोशल परायाज। यानी समाज या समुदाय ने उनके साथ सामाजिक बहिष्कृतों जैसा बर्ताव किया, उन्हें सबसे अलग कर दिया। और दूसरा, दे वर वंस रिस्पेक्टेड लीडर्स, नाउ परायाज इन द सिटी। वो लोग कभी शहर के सम्मानित नेता हुआ करते थे, पर अब बहिष्कृत हो गए हैं, शायद किसी स्कैंडल या किसी बड़ी गलती की वजह से। हम्म, ये शब्द समाज की तरफ से जो गहरी अस्वीकृति होती है ना, उसे दिखाता है। सही कहा।
जानना जरूरी है कि ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कैसे होता है। खैर, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम चौथे शब्द पर हैं। चौथा शब्द है इमिनेंट, IMMSANT, इमिनेंट। इमिनेंट, इसका क्या मतलब है? ये सुना हुआ सा लग रहा है। हाँ, सुना होगा। अंग्रेजी में इसका मतलब है अबाउट टू हैपन वेरी सून। अच्छा, कोई ऐसी चीज जो बस होने ही वाली हो, बिल्कुल करीब हो, बहुत जल्द होने वाली हो। ओके। तो हिंदी में आसन या निकट या बस होने ही वाला। हाँ, आसन सबसे अच्छा शब्द है। इसके सिनोनिम्स हैं अप्रोचिंग, नजदीक आता हुआ, लूमिंग, मंडराता हुआ। ये अक्सर खतरे के लिए इस्तेमाल होता है। लूमिंग, हाँ, इम्पेंडिंग, आसन, और नियर, निकट। ठीक है। उदाहरण से समझते हैं। पहला, डार्क क्लाउड सिग्नल्ड एन इमिनेंट स्टॉर्म। मतलब काले बादलों ने संकेत दिया कि तूफान बस आने ही वाला है। एक आसन्न तूफान का संकेत था। और दूसरा, द डॉक्टर वार्नड ऑफ इमिनेंट डेंजर इफ ट्रीटमेंट वाज डिलेड। डॉक्टर ने चेतावनी दी कि अगर इलाज में देरी हुई तो खतरा बिल्कुल सर पर है, आसन्न खतरा है। तो ये शब्द अक्सर किसी आने वाली जरूरी घटना या बदलाव या खासकर किसी खतरे के लिए इस्तेमाल होता है। इसमें एक तुरंत होने का भाव है। समझ गई। इमिनेंट मतलब जो बस होने ही वाला है, अक्सर चेतावनी के साथ। ठीक है, याद रखूंगी। अब हम पांचवें शब्द पर है। पांचवा शब्द है स्लॉबर, SLOBBER, स्लॉबर। स्लॉबर, हाँ, ये पक्का कोई मजेदार शब्द है। हाँ, ये थोड़ा इनफॉर्मल है। अंग्रेजी में इसके कह सकते हैं दो मतलब हैं। पहला तो सीधा है, लेट सलाइवा रन फ्रॉम द माउथ, मुंह से लार बहना। हाँ। और दूसरा है शो एक्सट्रीम ईगरनेस और डिजायर, मतलब किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा उत्सुकता या इच्छा दिखाना। अरे वाह! तो हिंदी में हुआ लार टपकाना, और दूसरा मतलब हुआ किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा उत्साहित होना, जैसे किसी चीज पर टूट पड़ना। बिल्कुल, एकदम सही। इसके सिनोनिम्स हैं ड्रूल, लार टपकाना, ड्रिबल, लार बहना, सैलिवेट, लार आना। सैलिवेट तो खाने के लिए होता है अक्सर। हाँ, और उत्साह वाले मतलब के लिए गश, उमड़ पड़ना भी कह सकते हैं। चलिए उदाहरण देखते हैं। पहला, वो सीधा वाला, द डॉग स्लॉबर्ड ओवर द डिलिशियस मील। हाँ, मतलब कुत्ते ने स्वादिष्ट खाने को देखकर लार टपकाई। ये तो हुआ लिटरल मीनिंग। और दूसरा, वो उत्साह वाला, फैंस स्लोबर्ड ओवर द सेलिब्रिटी एट द रेड कार्पेट। इसका मतलब है कि फैंस रेड कारपेट पर सेलिब्रिटी को देखकर दीवाने हो रहे थे, बहुत ज्यादा उत्साह दिखा रहे थे। जैसे लार ही टपका रहे हों। हाँ, ये थोड़ा मजाकिया और बढ़ा चढ़ाकर बोलने वाला इस्तेमाल है। ये तो कमाल का शब्द है। स्लोबर, याद रहेगा पक्का। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम छठे शब्द पर है। छठा शब्द है ओबिचुरी, OBITUARY, ओबिचुरी। ओबिचुरी, हाँ, ये मैंने अखबारों में देखा है। ये किसी के गुजर जाने पर होता है ना? बिल्कुल सही। इसका अंग्रेजी अर्थ है अ नोटिस ऑफ समवन्स डेथ ऑफन विद अ समरी ऑफ देयर लाइफ। अच्छा, यानी किसी के निधन की सूचना जिसमें अक्सर उनके जीवन के बारे में थोड़ी जानकारी भी होती है। तो हिंदी में हुआ मृत्यु सूचना या शोक संदेश। एकदम सही। इसके मिलते जुलते शब्द हैं डेथ नोटिस, मृत्यु सूचना, यूलोजी, ये असल में प्रशंसा भाषण होता है मृत्यु के बाद। हाँ, सुना है। मेमोरियल, स्मृति लेख या अनाउंसमेंट, मृत्यु के संदर्भ में घोषणा। ठीक है, उदाहरण देखते हैं। पहला, द न्यूज़पेपर पब्लिश्ड हिज ओबिचुअरी यस्टरडे। मतलब अखबार ने कल उनकी मृत्यु सूचना छापी। और दूसरा, शी रेड द ओबिचुअरी एंड वेप्ट फॉर हर ओल्ड फ्रेंड। उसने मृत्यु सूचना पढ़ी और अपने पुराने दोस्त को याद करके रो पड़ी। ये एक फॉर्मल शब्द है, किसी के निधन की सार्वजनिक जानकारी देने और उन्हें याद करने के लिए। दुखद है पर जानना जरूरी है। इम्पीडियस। ठीक है, अब हम सातवें शब्द पर हैं। सातवां शब्द है वेनरेबल, VENERABLE, वेनरेबल। वेनरेबल, ये सुनने में कैसा लगा? ये सम्मानजनक लग रहा है, जैसे किसी बहुत आदरणीय व्यक्ति के लिए हो। बिल्कुल सही पकड़ा। इसका मतलब ही वही अंग्रेजी में, अकॉर्डेड ग्रेट रिस्पेक्ट स्पेशली बिकॉज ऑफ एज और विजडम। अच्छा, मतलब किसी को बहुत ज्यादा सम्मान मिलना, खास तौर पर उनकी उम्र, उनके अनुभव या उनके ज्ञान की वजह से। ओह, तो हिंदी में हुआ सम्माननीय, आदरणीय, प्रतिष्ठित, पूज्य भी कह सकते हैं। हाँ, पूज्य भी कह सकते हैं, बिल्कुल। इसके सिनोनिम्स हैं रिस्पेक्टेड, सम्मानित, एस्टीम्ड, प्रतिष्ठित, ऑनर्ड, माननीय, रिवियर्ड, पूज्य। चलिए उदाहरण देखते हैं। पहला,
The venerable teacher was loved by all students. सम्माननीय शिक्षक को सभी छात्र बहुत प्यार करते थे। उनकी उम्र और ज्ञान का सब आदर करते थे। और दूसरा, they visited the venerable monk for guidance. वे मार्गदर्शन लेने के लिए उस आदरणीय या पूज्य भिक्षु के पास गए। अच्छा। ये शब्द अक्सर बुजुर्गों, ज्ञानी लोगों या फिर पुरानी प्रतिष्ठित संस्थाओं या पवित्र जगहों के लिए इस्तेमाल होता है जिनके प्रति गहरा सम्मान हो। वेनरेबल यानी बहुत आदरणीय। अच्छा लगा ये शब्द। चलिए अगले पे चलते हैं। ठीक है, अब हम 8वें शब्द पर हैं। 8वां शब्द है डिफ्लेक्शन। DEFLECTION, डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन, ये सुना है मैंने शायद साइंस में, लाइट का डिफ्लेक्शन। हाँ बिल्कुल, इसका वो भौतिक मतलब भी है। अंग्रेजी में अर्थ है द एक्शन ऑफ टर्निंग असाइड और चेंजिंग डायरेक्शन। किसी चीज का रास्ता बदलना या उसे मोड़ देना। तो हिंदी में हुआ विचलन, हटाओ या मोड़ देना। दिशा बदलना। हाँ, ये सब कह सकते हैं। विचलन या हटाओ काफी सटीक है, सिनोनिम्स हैं। डाइवर्जन, मोड, डिविएशन, विचलन, शिफ्ट, बदलाव, रीडायरेक्शन, पुनर्निर्देशन। ओके, उदाहरण देखते हैं। पहला वो भौतिक वाला। द गोलकीपर मैनेज्ड अ क्विक डिफ्लेक्शन टू सेव द गोल। मतलब गोलकीपर ने तेजी से गेंद की दिशा बदल कर डिफ्लेक्शन करके गोल होने से बचा लिया। हाँ, ये तो समझ आ गया। और दूसरा, आपने कहा था इसका और मतलब भी है। हाँ, इसका लाक्षणिक मतलब फिगरेटिव मतलब भी है। वाक्य है हिज स्पीच इंक्लूडेड अ सटल डिफ्लेक्शन फ्रॉम द मेन टॉपिक। अच्छा, मतलब उसके भाषण में मुख्य विषय से ध्यान भटकाने की एक चालाकी भरी कोशिश थी। बिल्कुल, उसने बात को घुमा दिया। तो ये शब्द फिजिकल चीजों का रास्ता बदलने के लिए भी यूज होता है और बातों का रुख मोड़ने या मुद्दे से भटकाने के लिए भी। अच्छा, ये दोनों मतलब जानना जरूरी है। डिफ्लेक्शन, ठीक है। अब हम 9वें शब्द पर हैं। बस एक और बचा है इसके बाद। 9वां शब्द है फ्यूमिगेशन। FUMIGATION, फ्यूमिगेशन। फ्यूमिगेशन, इसमें फ्यूम्स यानी धुआं जैसा कुछ लग रहा है। ये सफाई से जुड़ा है क्या? एकदम सही अंदाजा। अंग्रेजी में मतलब है द प्रोसेस ऑफ डिसइंफेक्टिंग और प्यूरिफाइंग विद स्मोक और फ्यूम्स। ओके। धुएं या गैस का इस्तेमाल करके किसी जगह को कीटाणु रहित करना या शुद्ध करना। तो हिंदी में हुआ धूमन या धुआं देकर कीटाणु मारना, जैसे पेस्ट कंट्रोल वाले करते हैं ना। हाँ, बिल्कुल वही। इसके सिनोनिम्स हैं डिसइंफेक्शन, कीटाणु शोधन, स्टेरिलाइजेशन, विसंक्रमण, प्यूरिफिकेशन, शुद्धिकरण, सैनिटेशन, स्वच्छता अभियान। ठीक है, उदाहरण देखें। पहला, द वेयरहाउस अंडरवेंट फ्यूमिगेशन टू किल इंसेक्ट्स। कीड़ों को मारने के लिए गोदाम में धूमन, फ्यूमिगेशन किया गया। और दूसरा, द हॉस्पिटल रिक्वायर्ड फ्यूमिगेशन आफ्टर द आउटब्रेक। किसी बीमारी के फैलने के बाद अस्पताल में धूमन की जरूरत पड़ी। ये शब्द खासकर कीड़े मकोड़े मारने और सार्वजनिक स्वास्थ्य के मामलों में बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, साफ सफाई तो बहुत जरूरी है। फ्यूमिगेशन याद रहेगा। और अब हम पहुंच गए हैं आज के आखिरी शब्द पर। हाँ, ठीक है, तो ये है हमारा 10वां शब्द। 10वां और आखिरी शब्द है कॉन्सीड। CONCEDE, कॉन्सीड। कॉन्सीड, इसका क्या मतलब है? अंग्रेजी में टू एडमिट और एक्नॉलेज समथिंग रिलक्टेंटली। रिलक्टेंटली मतलब हिचकिचाते हुए। हाँ बिल्कुल, किसी बात को, खासकर अपनी गलती या हार को ना चाहते हुए या हिचकिचाते हुए मान लेना या स्वीकार कर लेना। ओह, तो हिंदी में हुआ स्वीकार करना या मान लेना, हार मान लेना। हाँ, ये सब मतलब है। अक्सर ये तब होता है जब आप पहले उस बात से सहमत नहीं थे या हार मानने को तैयार नहीं थे, पर अब मान रहे हैं। समझ गई। इसके सिनोनिम्स हैं एडमिट, स्वीकार करना, यील्ड, झुक जाना, मान लेना, सरेंडर, हार मान लेना, एक्नॉलेज, मानना। ओके, उदाहरण देखते हैं। पहला, he had to concede that he was wrong। मतलब उसे आखिर में मानना पड़ा कि वो गलत था। शायद काफी बहस हुई होगी पहले। और दूसरा, The politician refused to concede defeat initially। राजनेता ने शुरू में हार मानने से इनकार कर दिया था। वो अपनी हार स्वीकार नहीं कर रहा था। अच्छा, ये शब्द अक्सर बहस, मुकाबले या चुनावों के नतीजों के बाद इस्तेमाल होता है, जब एक पक्ष दूसरे की जीत या अपनी गलती मान लेता है। कंसीड यानी ना चाहते हुए भी मान लेना। ठीक है, ये भी समझ आ गया। तो ये थे हमारे आज के 10 शब्द। क्या लिस्ट थी! आर्बिट्री, बिफडल,
pariahs, imminent, slobber, obituary, venerable, deflection, fumigation और concede. वाह, 10 शब्द पक्के हो गए। अब समय है कहानी का। तैयार हो सुनने के लिए? बिल्कुल तैयार, सारे शब्द इसमें होंगे ना? हाँ, सारे। चलो सुनते हैं कहानी। तो कहानी है एक शहर की, नाम था एल्डोरिया। वैसे तो बड़ा शांत शहर था, पर आजकल वहां शांति नहीं थी। एक अजीब सा तनाव इमिनेंट, आसन लग रहा था। हाँ, जैसे कुछ बुरा होने वाला हो। हाँ, शहर के लोग कुछ रहस्यमयी घटनाओं से पूरी तरह बीफडल्ड, भ्रमित थे। कभी कहीं आग लग जाती, तो कभी बिना मौसम बाढ़ आ जाती। लोग फुसफुसाते थे कि शहर पर कोई शाप है। ओह, और जिन लोगों पर शक की सुई जाती, लोग उनसे कतराने लगते। धीरे धीरे वो बेचारे सामाजिक परायाज, बहिष्कृत जैसे बन गए। कोई उनसे बात नहीं करता था। ये तो बुरा हुआ। इसी मुश्किल समय में शहर के एक वेनरेबल बुजुर्ग थे, मास्टर रघुनाथ। सब उनकी बहुत इज्जत करते थे। उन्होंने एक मीटिंग बुलाई। अच्छा। उन्होंने कहा, दोस्तों, हमें ऐसे ही आर्बिट्ररी फैसले नहीं लेने चाहिए। हमें सोच समझ कर काम करना होगा। सही बात है। मीटिंग चल ही रही थी कि कुछ बच्चे पास में खेल रहे थे। कोई पड़ोसी उनके लिए मिठाइयां ले आया। बच्चे तो मिठाइयों पर ऐसे टूट पड़े मानो उन पर स्लॉबर, लार टपका रहे हों। अत्यधिक उत्साहित हूँ। उन्हें शहर के तनाव की कोई फिक्र नहीं थी। बच्चे तो बच्चे हैं। तभी किसी ने शहर के पुराने बेकर की ओबिचुअरी का जिक्र किया, जो हाल ही में अखबार में छपी थी। ये सुनकर सबका मन थोड़ा उदास हो गया। खैर, शहर में सफाई का भी ध्यान रखना था। कुछ दिन पहले बाजार में कोई बीमारी फैली थी, इसलिए ये तय हुआ कि सारे घरों की अच्छे से फ्यूमिगेशन करवाई जाएगी, ताकि कीटाणु वगैरह मर जाएं। ये जरूरी था। मीटिंग में वापस आते हैं। कुछ चालाक लोग थे जो अपनी गलतियों से ध्यान हटाने की कोशिश कर रहे थे। वो बातों का डिफ्लेक्शन कर रहे थे और सारा इल्जाम शहर में नए आए लोगों पर डाल रहे थे। अरे! तभी मास्टर रघुनाथ ने माहौल हल्का करने के लिए मजाक किया। अरे भाई, गलती मानने में क्या जाता है? याद है वो कुत्ता आग के पास क्यों बैठा था? सब चुप हो गए। उन्होंने कहा, क्योंकि वो गरम टोस्ट पर स्लॉबर करना चाहता था। हा। अच्छा था। सब हंस पड़े। फिर मास्टर रघुनाथ गंभीर हुए और बोले, देखो, हमें कंसीड करना होगा कि हमारी कुछ लापरवाहियों ने भी हालात बिगाड़े हैं। जब हम ये मानेंगे, तभी मिलकर हल निकाल पाएंगे। बिल्कुल सही। उन्होंने फिर एक अच्छी बात कही, केओस में बिफडल योर माइंड, बट रिस्पेक्ट, प्लानिंग एंड ह्यूमिलिटी विल गाइड यू थ्रू। मतलब अव्यवस्था शायद तुम्हारे दिमाग को भ्रमित कर दे, लेकिन इज्जत, योजना और विनम्रता तुम्हें सही रास्ता दिखाएंगे। वाह, बहुत बढ़िया। मास्टर रघुनाथ की बात सबने मानी। मनमाने फैसले बंद हुए, योजना बनी। लोगों ने एक दूसरे पे शक करना बंद किया, किसी को बहिष्कृत नहीं समझा। सब ने मिलकर काम किया और शहर धीरे धीरे उस मुश्किल से बाहर आ गया। वाह, क्या कहानी थी, मजा आ गया। और देखो, सारे शब्द भी कितने अच्छे से याद हो गए। वो कुत्ते वाला जोक और वो कोट तो कमाल थे। हाँ, कहानी का यही तो फायदा है, शब्द याद रह जाते हैं। तो एक बार एकदम जल्दी से शब्द दोहरा लें। हाँ जरूर। आर्बिट्ररी, मनमाना, बिफडल्ड, भ्रमित, पारायाज, बहिष्कृत, इमिनेंट, आसन्न। स्लॉबर, लार टपकाना, अत्यधिक उत्साह। ऑबिचुअरी, मृत्यु सूचना। वेनरेबल, सम्माननीय। डिफ्लेक्शन, विचलन, हटाओ। फ्यूमिगेशन, धूमन। और कंसीड, स्वीकार करना। बहुत अच्छे। उम्मीद है कि ये शब्द अब आपकी वोकैबुलरी का हिस्सा बन गए होंगे। अब कोशिश कीजिएगा इन्हें अपनी रोज की बातचीत में इस्तेमाल करने की। बिल्कुल। अच्छा, अब हमारे श्रोताओं के लिए आज का सवाल। आज जो 10 शब्द सीखे, उनमें से कौन सा शब्द आपको सबसे अनोखा या मजेदार लगा और क्यों लगा? या क्या आप आज इनमें से कोई शब्द इस्तेमाल करने वाले हैं? हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। हाँ, हम इंतजार रहेगा। और सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वोकैब भैया से और शब्दों और कहानियों के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय। बाय बाय।